नमस्कार। देखिए, इतिहास के पन्नों में ना कई कहानियां बस खो सी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही राजवंश की कहानी जानेंगे। एक ऐसी ताकत जिसने प्राचीन भारत के दिल में एक स्वर्ण युग रचा, लेकिन आज उसका नाम तक कम ही लोग जानते हैं। ये कहानी है पांडु वंश की। ठीक है, तो इस राजवंश को समझने के लिए हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये पांडुवंशी थे कौन। फिर देखेंगे कि उन्होंने एक नया साम्राज्य बनाया कैसे। उनके महान कोसल साम्राज्य के शिखर को समझेंगे। सिरपुर में उनके स्वर्ण युग की पड़ताल करेंगे और आखिर में पत्थरों में बसी उनकी विरासत पर नजर डालेंगे। तो चलिए पांडु वंश की कहानी शुरू करते हैं, एक बहुत ही बेसिक से सवाल से। आखिर वो पहले शासक कौन थे जिन्होंने इस जमीन को कोसल का नाम दिया? ये सवाल उनकी पूरी पहचान के लिए बहुत जरूरी है। तो बस इसी सवाल का जवाब हमें सीधे ले जाता है पांडुवंश की जड़ों तक। चलिए देखते हैं कि शरभपुरीय राजाओं के बाद सत्ता में आने वाले ये शासक आखिर थे कौन। देखिए, सत्ता में आते ही पांडुवंशियों ने एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव लिया। उन्होंने खुद को जोड़ा महाभारत के पांडवों से। अब ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये अपनी सत्ता को एक लेजिटिमेसी, एक डिवाइन राइट देने का सबसे पावरफुल तरीका था। और अपनी इस पहचान को उन्होंने एक टाइटल के साथ पक्का कर दिया, कोसिलाधिपति, मतलब कोसल का स्वामी। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इस पूरे इलाके पर अपने कंप्लीट अधिकार का पहला फॉर्मल ऐलान। और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनके लिखने के तरीके में दिखती है। तांबे की प्लेट्स पर वो यूज करते थे पेटिका लिपि, लेकिन पत्थर के शिलालेखों के लिए कीलाक्षर लिपि। ये क्या दिखाता है? यही कि उनके पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था, जहां शायद टेम्पररी डॉक्यूमेंट्स और परमानेंट घोषणाओं के लिए अलग अलग स्टाइल थे। तो सवाल ये उठता है कि कोई राजवंश अधिकारियों के पद से उठकर एक आजाद साम्राज्य तक पहुंचता कैसे है? इसकी कहानी शुरू होती है कुछ बहुत ही एम्बिशियस लोगों से। अब देखिए, कागज पर तो इस वंश के फाउंडर थे उदयन, लेकिन असली आर्किटेक्ट, वो दिमाग जिसके पीछे ये सब था, वो था उनका बेटा इंद्रबल। एक ऐसा विजनरी जो एक ऊंचे पद पर रहते हुए धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाता गया, और एक इंडिपेंडेंट किंगडम की असली नींव उसी ने रखी। अब इंद्रबल ने जो नींव रखी थी, उस पर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला था। और इस शासक का एम्बिशन तो उसके नाम में ही दिखता है। सिक्कों पर उसका नाम मिलता है तीवरदेव, लेकिन जब बात शाही दस्तावेजों की आती थी तो उसने एक ग्रैंड टाइटल अपनाया, महाशिव तीवरदेव। मतलब नाम से ही सुप्रीम पावर का खुला प्रदर्शन। तो ये बात तो साफ है, तीवरदेव सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक एम्पायर बिल्डर था। उसके मिलिट्री कैंपेन्स और शाही टाइटल्स ने दक्षिण कोसल को इंडिया के मैप पर एक बड़ी रीजनल पावर के तौर पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। तो इस राजवंश का उठना असल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पावर बनाने की कहानी है। उदयन ने नींव डाली, इंद्रबल ने उस पर ढांचा खड़ा किया, तीवरदेव ने उसे फैलाया, और इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए वो शासक आए जो इसे इसके स्वर्ण युग तक ले गए। देखिए, हर महान राजवंश का एक पीक होता है, एक शिखर। और पांडुवंश के लिए ये शिखर आया इस इलाके के इतिहास के सबसे लंबे और सबसे खुशहाल शासनकालों में से एक के दौरान। 60 ये नंबर इस राजवंश के शिखर का सिंबल है। लगभग 60 साल महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इतनी सालों तक राज किया। सोचिए, उस जमाने में जब सल्तनतें कुछ ही सालों में बनती और बिगड़ जाती थी, 6 दशकों का एक स्टेबल रूल। जाहिर है, यह असाधारण शांति, समृद्धि और कल्चरल डेवलपमेंट लेकर आया। बालार्जुन का शासनकाल सच में एक गोल्डन एज था। उनके दरबार में शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबको बराबर का सम्मान मिला। नतीजा, आर्ट और लिटरेचर खूब फले फूले, और उनकी राजधानी सिरपुर वो रिलीजियस टॉलरेंस और इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी का एक चमकता हुआ सेंटर बन गई। और सिरपुर की ये शोहरत दूर दूर तक फैली थी, इतनी दूर कि 639 सीई में मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने खुद इस प्रॉस्परस किंगडम की यात्रा की। उनका ट्रैवलॉग पांडुवंश के इस गोल्डन एज का एक कीमती इंटरनेशनल प्रूफ है, जो इसे वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा बना देता है। चलिए अब बात करते हैं इस राजवंश की सबसे मजबूत विरासत की, और उस रहस्य की जो इसके अंत से जुड़ा हुआ है। ये शानदार लक्ष्मण मंदिर, इसे बनवाया था बालार्जुन की मां रानी वाष्टा देवी ने। ये आज भी सिर्फ पांडुवंश की आर्किटेक्चरल स्किल का सबूत नहीं है, बल्कि अपने पति राजा हर्षगुप्त की याद में एक रानी के प्यार का एक अमर स्मारक भी है।
लेकिन 60 साल के सुनहरे और स्थिर शासन के बाद अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिलता, कहानी अचानक रुक जाती है और हमें ये पता ही नहीं चलता कि बालार्जुन के बाद गद्दी पर कौन बैठा। और यहीं पर यह कहानी हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा रहस्य जिस पर इतिहासकार आज भी सिर खपाते हैं कि आखिर 60 साल के उस स्वर्ण युग के बाद पांडु वंश के वारिसों का हुआ क्या। यह सवाल एक महान राजवंश के रहस्यमयी अंत का प्रतीक है।